हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों ने अंतरिक्ष के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, या फिर आप कह लें स्पेस के बारे में। कितना रोमांचक है ये स्पेस। अरबों खरबों तारे, ग्रह, गैलेक्सीज और बहुत कुछ है। देखने में जितना ये आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी है। आज हम ऐसे ही एक ब्रह्मांड के राक्षस के बारे में बात करेंगे जिसे हम सब ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका मास बहुत ही ज़्यादा होता है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि उसके एक छोर से दूसरे छोर से लाइट तक नहीं निकल सकती। दुनिया की सबसे तेज स्पीड से चलने वाली चीज़ लाइट, वो भी उसे पार नहीं कर सकती। इतना खतरनाक है ये। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके नाम से ही पता चल जाता है कि एक काला गड्ढा है। अंतरिक्ष में इसका पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। जब कोई भी तारा ख़त्म हो जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है, उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जब वो एक जगह पे ग्रेविटी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कह दो, डिप्रेस्ड कह दो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही जगह पे डिप्रेस्ड या फिर प्रेस्ड हो जाते हैं, एक ही जगह पे कलेक्ट होने लगते हैं बहुत ज़्यादा मास और ग्रेविटी के साथ, तब वहाँ पे एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल दो न्यूट्रॉन स्टार के टकराने से भी बन सकता है। तो ब्लैक होल कितने टाइप के होते हैं? अभी तक ब्लैक होल के सिर्फ 4 प्रकार के बारे में ही हमें पता चल चुका है, और ये 4 में से सबसे पहले आता है मिनिएचर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ये अपने आसपास छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ को निगलने की कोशिश करते हैं, जिससे इसका मास और बढ़े और ये और बड़ा होता जाए। मिनिएचर ब्लैक होल्स बहुत सारी स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट को खाकर बड़े होकर स्टेलर ब्लैक होल्स बन जाते हैं। ये स्टेलर ब्लैक होल्स मिनिएचर ब्लैक होल से बहुत बड़े होते हैं। ये स्टेलर ब्लैक होल और ज़्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इसके पास वाली हर एक चीज़ इसकी तरफ आती जाती है और इसका खाना बन जाती है। उसके बाद स्टेलर ब्लैक होल्स बड़े होकर इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स बन जाते हैं, और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स आखिर में जाके सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाते हैं। देखिए, ये ब्लैक होल्स बड़े होकर ऐसे बन जाते हैं, वैसे बन जाते हैं, इनके ऊपर बहुत कम बिलीव किया जाता है। पर ये जो मिनिएचर ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये सब ब्लैक होल्स की टाइप्स हैं। ये 4 तरह के होते हैं। तो जो हमारे ब्रह्मांड में कितनी ही आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज हैं, उन सभी का आकार अलग है, रंग अलग है, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है। उन सब के बीच में एक सुपरमासिव ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल अपने आसपास में जो भी ग्रह होते हैं उनको अपने आसपास घुमाता रहता है। जो
स्टार्स या ग्रह जो ब्लैक होल के काफ़ी नज़दीक तक घूमते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये जो ब्लैक होल है ये कोई भी अगर इसके पास वाली कोई भी चीज़ है अगर वो मोमेंटम करती है तो उसे अपने अंदर निकल जाता है। और इसी तरह जो आसपास के स्टार्स होते हैं, अगर ग्रेविटी में हल्का सा भी कुछ अंतर आ गया तो ये इसके पास वाले स्टार्स इसका खाना बन जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो जो ब्लैक होल है हम उसे कभी भी स्पेस या फिर ग्रेविटी के नियमों के अनुसार नहीं समझ सकते। ब्लैक होल ऐसा स्ट्रक्चर है उसका, ऐसा मतलब इतना खतरनाक है कि वहाँ पे ग्रेविटी, टाइम, स्पेस कोई भी नियम किसी का भी कोई भी नियम वहाँ पे नहीं चलता। ग्रेविटी के सभी नियम टूट जाते हैं। अब तक की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल्स में ही होती है। ब्लैक होल के अंदर भी उसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसके पार्ट्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो ब्लैक होल का पता कैसे करते हैं कि कौन सा ब्लैक होल कहाँ है। दरअसल ब्लैक होल के आसपास एक डिस्क होती है, वो दिखाई नहीं देती, उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ये ब्लैक होल का एक हिस्सा है। यहाँ से ग्रेविटी का बढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर इवेंट होराइजन तक पहुँच गई या उसके अंदर चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। लेकिन इवेंट होराइजन से पहले एक एक्सेलरेशन डिस्क होती है। वो ब्लैक होल का खुद का हिस्सा होती तो है, लेकिन वो शुरुआत से उसका हिस्सा नहीं होती। जो एक्सेलरेशन डिस्क होती है वो तारों से मिलकर बनी होती है, जो ब्लैक होल के पास उसकी ग्रेविटी की वजह से उसके आसपास घूमने लग जाते हैं। वो स्टार जो ब्लैक होल के बाहर उसकी अंदर जाने से तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी ग्रेविटी के बाहर नहीं आ पाते। उसकी ग्रेविटी की वजह से वो वहीं पे चक्कर लगाते रहते हैं। ब्लैक होल्स के अंदर मोमेंटम बहुत कम होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन डिस्क हमेशा मोमेंटम में रहती है। वो घूमते रहते हैं वो तारे इसके आसपास। अगर हमारे वैज्ञानिकों को कहीं पे भी स्पेस में किसी जगह पे तारे एक अंधेरी जगह पे घूमते हुए दिखाई देते हैं तो वहाँ पे चांसेस बन जाते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई ग्रेविटी का ऐसा खेल है या फिर वहाँ पे कोई ब्लैक होल है। देखिए, ब्लैक होल की एक्सेलरेशन डिस्क के बाद इवेंट होराइजन है, जिसके बारे में हमने जान लिया है। इवेंट होराइजन के बाद सिंगुलैरिटी हम ब्लैक होल के सेंटर को कह सकते हैं, या फिर ब्लैक होल के सेंटर तक जाने के रास्ते को। जो भी चीज़ एक बार सिंगुलैरिटी में पहुंच गई तो वहाँ से उसके पीसेस होने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो कोई प्लैनेट है, चाहे वो कोई स्टार है, सिंगुलैरिटी में पहुंचते ही उसके टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद वो भी ब्लैक होल का हिस्सा बन जाएगी। और जितना मास उस स्टार या फिर उस प्लैनेट में होगा उतना ही मास ब्लैक होल का बढ़ जाएगा। तो ब्लैक होल को लोग नो एंड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं।
दरअसल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के कारण इसका नाम नो एंड पॉइंट है, क्योंकि इवेंट होराइजन से जो चीज़ आगे पहुंच जाती है तो वहाँ से उसका वापस आना मुमकिन है ही नहीं। सिंगुलैरिटी तक वो पहुंच जाएगी और वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई चाहता है कि हाँ मैं ब्लैक होल को पार करूं, तो उसे लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज जाना होगा। जो एक ब्लैक होल लाइट को भी निकल जाता है, लाइट को भी निकलने नहीं देता, तो आप सोच के देखिए कि आपको तब कितनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होगी। अगर आपने लाइट से बहुत ज़्यादा, कम से कम आप 100 गुना ज़्यादा स्पीड भी हासिल कर ली, तब भी कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ब्लैक होल से निकलने के लिए आपको लाइट से बहुत ज़्यादा तेज़ चलना होगा। फिर वहाँ पे आपके लिए संभावना बन जाती है कि आप ब्लैक होल के उस तरफ पहुँच जाएंगे। जो ब्लैक होल है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वापस आना नामुमकिन है। ग्रेविटी के सभी नियम टूट जाते हैं, लेकिन टाइम का क्या? अब बात कर लेते हैं ब्लैक होल के पास क्या टाइम का कोई अंतर होता है? जी हाँ, ब्लैक होल के पास टाइम में भी अंतर आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखें तो एक इंटरस्टेलर मूवी है, शायद आप में से कई लोगों ने देखी भी होगी। तो उसमें उनका जो मेन कंसेप्ट है वो ब्लैक होल के आसपास घूम रहा है। उनके एंड में सबसे पहले वो ब्लैक होल से निकल जाते हैं, किसी ना किसी तरह कुछ भी करके वो निकल जाते हैं ब्लैक होल से। और उसके बाद वो कुछ प्लैनेट्स पे जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं ब्लैक होल के थ्रू, तो जब वो अर्थ पे पहुंचते हैं तो उनकी एज तो वही होती है, लेकिन उनके जो बच्चे थे वो बूढ़े हो चुके होते हैं। मतलब उनकी उम्र से ज़्यादा उनके बच्चों की उम्र हो चुकी होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल के आसपास टाइम का भी कोई भी नियम नहीं चलेगा। ऐसे ही मैंने कई जगहों पे पढ़ा है कि अगर आप ब्लैक होल के पास, उसके एक्सेलरेशन डिस्क के आसपास, या आप किसी भी ब्लैक होल के आसपास हो और वहाँ से आप धरती पर किसी को वीडियो कॉल करोगे, तब वहाँ पे भी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वहाँ पे आपको अपना दोस्त, आप जिससे बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे, वो इतने फास्ट मोशन में दिखेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाहता है, और जबकि आप धरती पे बेहद स्लो मोशन में दिखोगे। तो इससे ये भी सिद्ध हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ब्लैक होल के पास टाइम का कोई भी खेल नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि अगर फ्यूचर में हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है कि हम ब्लैक होल को पास सरवाइव कर पाएँ, ब्लैक होल्स के पार निकलने का कुछ ना कुछ करके हमारे पास एक आइडिया आ जाए कि ब्लैक होल को क्रॉस कैसे करें, तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ब्लैक होल के बारे में हमने बहुत जाना है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि हमारी गैलेक्सी के जो बीच में ब्लैक होल होते हैं, उनसे तो अभी हमें कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि ऐसे कह लो कि जो बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसकी हम एक्सीलरेशन डिस्क में हैं हमारे सभी प्लैनेट्स और
सोलर सिस्टम, आप ये कह सकते हैं। देखिए, अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारी गैलेक्सीज के बीच का ब्लैक होल है उससे हमें खतरा अभी नहीं है। लेकिन हाँ, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज की बजाय ऐसे ही घूम रहे होते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या हमारी गैलेक्सी के अंदर कोई ब्लैक होल है। ये तो हमें पता चल गया कि हमारी गैलेक्सी में सुपरमैसिव या फिर इंटरमीडिएट ब्लैक होल के होने के चांसेस हैं ही नहीं। इंटरमीडिएट आपको शायद मिल जाए लेकिन सुपरमैसिव के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एक नई गैलेक्सी को बनाना शुरू कर देगा। और अगर एंड्रोमेडा जो हमारी ओपोजिट गैलेक्सी है कह रहे हैं कि उसकी हमारी गैलेक्सी से टक्कर हो जाएगी, तो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अकॉर्डिंग दो ब्लैक होल्स भी आपस में टकराएंगे, जिससे उसका जो वायलेंस होगा, उसकी जो फोर्स होगी, उससे बहुत ज़्यादा हमें खतरा हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो गए तो ब्लैक होल्स भी आपस में मर्ज होकर एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल बना देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी गैलेक्सी में मिनिएचर या स्टेलर ब्लैक होल्स, तो अभी तक का सबसे पास वाला ब्लैक होल हमारी धरती से 15 लाइट ईयर्स दूर है। और आपको मैं बता दूं कि 1 लाइट ईयर 9 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है, जिसके कारण हमें अभी उससे डरने की कोई भी बात नहीं है। तो अगर कोई भी ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के पास आ सकता है तो क्या होगा? पहली बात, अगर कोई भी ब्लैक होल हमारे पास आएगा तो वो आसपास की चीज़ों को खाने वक्त आएगा। और ब्लैक होल्स में मूवमेंट का नामो निशान बहुत कम होता है। आप ऐसे कह लो कि ब्लैक होल्स मूवमेंट बहुत कम करते हैं। 100 सालों में एक बार आने वाला काम है ये। मतलब ब्लैक होल्स का, किसी भी ब्लैक होल का यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम सोच लें कि यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम के पास में कोई ब्लैक होल किसी भी तरह से टाइम या ग्रेविटी के किसी खेल की वजह से बन जाता है तो क्या होगा? तो सबसे पहले वो अपने पास वाले प्लैनेट्स को खाना शुरू कर देगा। ऐसे करते करते वो हमें सबको निगल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो ब्लैक होल बनेगा तो हमारे साइंटिस्ट को उसके बारे में पता चल जाएगा। ऐसे नहीं पता कि उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा उससे बचने के लिए। तो अगर हमारे सूरज की जगह कोई ब्लैक होल हो तो क्या होगा? तो वैसे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ से दूर होंगे। हम वहाँ के जैसे सूरज के आसपास रिवॉल्व करते थे वैसे ही हम ब्लैक होल की एक्सेलरेशन डिस्क बन के उसके आसपास रिवॉल्व करते रहेंगे। ऐसे हमें कोई भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, सनलाइट का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास सूरज की रोशनी नहीं होगी किसी भी पेड़ पौधे के उगने के लिए। और हमारी सूरज के बड़े होकर ब्लैक होल बनने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि हमारा सूरज बड़ा होकर एक रेड जायंट बनेगा और उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होगी। तब तक वो ऐसे नहीं पता कि मार्स तक के प्लैनेट्स को निकल जाए। फिर वो बड़ा होकर एक ड्वार्फ स्टार बन जाएगा जिसका लगभग कोई काम ही नहीं होगा। वो एक
मामूली सा तारा बन के रह जाएगा और आगे चलकर वो भी खत्म हो जाएगा। अब ब्लैक होल के बारे में कुछ रोचक बातें और करते हैं। देखिए, जो ब्लैक होल्स हैं, देखिए खाते जाते हैं अपने आसपास की चीज़ों, लेकिन ये भी तो कभी खाना बंद करेंगे ही। ये वहाँ से मूव करना इनके लिए नामुमकिन जैसा है। तो अगर ये अपने आसपास की सभी चीज़ों को खा चुके हैं, तब ये ब्लैक होल सरवाइव तो कर जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन इनका आगे बढ़ना नामुमकिन की तरह है। किसी ब्लैक होल के जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर निगल लेता है, तो उसके बाद वो कुछ समय के लिए, अगर हम हमारे धरती के टाइम के अकॉर्डिंग देखें, तो बहुत लंबे समय तक चीज़ों को खाना बंद कर देता है। तब उसमें से एक बहुत तेज़ रोशनी निकलती है। वो रोशनी वो चीज़ों के मैटर्स होते हैं, वो डार्क मैटर्स होते हैं जो ब्लैक होल ने निगल ली थी। उनके जो कण बचे हुए थे वो सभी उस लाइट के थ्रू निकल जाते हैं। हमें कभी भी ऐसा कोई भी नज़ारा हमारी धरती से देखने को नहीं मिलेगा। ब्लैक होल्स क्योंकि हमसे बहुत दूर है, अगर कोई ऐसा क्वाज़ार वहाँ से निकलता भी है, तो ये जो डस्ट के बड़े बड़े ढेर हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं लगातार हमारी गैलेक्सीज में, तो उनकी वजह से हम उसे नहीं देख पाएंगे। तो वो जो क्वाज़ार है उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी ज़्यादा, कि अगर वो एनर्जी को हम अपनी धरती पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह पे यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जितने समय तक हमें वो क्वाज़ार चलेगा, जितने समय तक वो क्वाज़ार की पावर हमें मिलेगी, हम बहुत ज़्यादा बिजली जनरेट कर पाएंगे। देखिए, इसका ये नहीं पता कि वो क्वाज़ार की बनी हुई बिजली स्टोर हो पाएगी या नहीं, लेकिन हाँ, उससे हम कुछ भी करके हम उससे पावर तो बना ही सकते हैं। बिजली की पावर बना सकते हैं या फिर किसी भी चीज़, कोई और चीज़ को चलाने के लिए उस पावर का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, छोटे छोटे कण होते हैं, उनमें अलग अलग तरह के बहुत चीज़ें हमें मिल जाएंगी, किसी में कुछ तो किसी में कुछ। तो इससे बहुत चांसेस बन जाते हैं कि हम वहाँ से कोई ना कोई एनर्जी की फॉर्म बना पाएँ। ये सब कुछ था ब्लैक होल के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं और आपको इनके बारे में जानकर खुशी हुई हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियोस में।